नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अप्रैल और हम आज के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम हर रोज़ की तरह आज भी जितने भी हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, उनको कवर करेंगे। सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और सभी को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम रिवीजन और रिवीजन के साथ अगर कोई पीवाईक्यूज़ हमारे साथ है अगर उस टॉपिक का, तो हम पीवाईक्यू भी देखेंगे, रिवीजन करेंगे। मैपिंग सेक्शन में एक लोकेशन जो कहीं न कहीं चर्चा में है, इस एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो उसको देखेंगे और फिर हम देखेंगे एमसीक्यूज़। जो हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, लगभग सभी न्यूज़ आर्टिकल्स से 1 या 2 एमसीक्यूज़ हमारे यहाँ होते हैं। टोटल 10 एमसीक्यूज़ हम करेंगे। हर दिन करंट अफ़ेयर्स पढ़ना और करंट अफ़ेयर्स के साथ-साथ उसके एमसीक्यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं कि करंट अफ़ेयर का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एमसीक्यूज़ अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हमारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सतनकुलम में जो एक कस्टोडियल किलिंग का जो मामला हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। लगभग 10 पुलिस वालों ने मिलकर 2 लोगों की हत्या की थी। पुलिस थाने में हत्या हुई थी और इसको लेकर अब उन्हीं की एक जूनियर अ, हेड कांस्टेबल जो हैं, एक महिला हेड कांस्टेबल, उन्होंने गवाही दी है इनके खिलाफ। 10 में से 9 जो पुलिस वाले हैं, उनको फांसी की सज़ा हुई है और एक जो था, वो कोरोना में ही मारा गया था। तो ये क्या मामला है? कस्टोडियल किलिंग या कस्टोडियल डेथ क्या होती है? इसके बारे में समझेंगे। इससे रिलेटेड हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका इससे मतलब इस तरह की अगर घटनाएँ होती हैं, अगर पुलिस की कस्टडी में हत्या होती है, पुलिस की कस्टडी में मान लीजिए गैर कानूनी रूप से टॉर्चर किया जाता है या फिर मारपीट होती है, ड ड डराया धमकाया जाता है या फिर कहीं कभी-कभी आपने सुना होगा कि रेप तक हो जाते हैं पुलिस थानों में। तो इस तरह की जो घटनाएँ हैं, अ, उससे जुड़े हुए जो फंडामेंटल पहलू हैं, जो अपने फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए पहलू हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि इस पूरे मामले से पुलिस को क्या मैसेज मिला है। पुलिस जो हमारे देश में, जैसे हम देख रहे थे कि अगर जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था, जो जब अंग्रेज़ों का राज था हमारे ऊपर, उस समय पुलिस का जो रोल था वो जनता को दबाने का, जनता को कंट्रोल करने का, किसी भी तरह के विद्रोह को दबाने का रोल था। वैसी ही प्रवृत्ति अगर आज भी हमारी पुलिस में है या किसी ऑफ़िसर में है, तो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए, जनता के लिए एक चिंता की बात है और ये जो मामला है, एक सही मैसेज, एक बहुत ही पॉज़िटिव मैसेज दे रहा है जनता के लिए और पुलिस वालों के लिए, या कहें कि पुलिस के लिए, पूरे पुलिस के लिए जो भी अपनी जो कानूनी हैसियत है उससे बाहर जाकर काम करते हैं या फिर मारपीट करते हैं, डराते धमकाते हैं या फिर कस्टोडियल डेथ जैसे मामले जो सामने आते हैं, उनके लिए भी एक कड़ा मैसेज है। इसके बाद हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रोसेस चल रही है, एसआईआर की प्रोसेस भी चल रही है, साथ में इलेक्शन भी चल रहे हैं। अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हम देख रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से सोची गई थी, जिस तरह का इसका उद्देश्य था कि सारी जो वोटर लिस्ट है उसको एकदम साफ-सुथरा करना है। जो भी लोग इसमें छूट गए उन्हें जोड़ना है, जो लोग इसके पात्र नहीं हैं या फिर जिनका 2 जगहों से नाम है, उनका नाम एक जगह से काटना है। तो ये जो सारी प्रोसेस है कि पूरी वोटर लिस्ट को एकदम चाक-चौबंद एकदम सही करना है और इसमें कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन अभी भी लापरवाही कर रहा है और इसको लेकर ढेर सारी शिकायतें अभी भी लंबित हैं। लगभग-लगभग आप देखेंगे कि 30 लाख के लगभग मामले हैं जिन पर अभी भी सुनवाई होनी बाकी है और इसके लिए कई न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हालाँकि इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर खर्च कर सकता है, उनकी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन अभी भी जो सुनवाइयाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में हैं। हमने पिछले दिनों देखा था कि एक घेराव का मामला हुआ था पश्चिम बंगाल में, कुछ न्यायिक अधिकारियों को एक भीड़ ने घेर लिया था, तो वैसा भी मामला था और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट में 12% की यहाँ पर नाम हटाए हैं, 12% छोटी हो गई है वोटर लिस्ट। तो इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि वोटर लिस्ट का जो मामला है वो कैसा है और पश्चिम बंगाल में अभी चल क्या रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि मणिपुर में फिर से वायलेंस हुआ है, वहाँ पर हिंसा की घटनाएँ हुई हैं
कुकी और मैतेई समुदाय एक बार फिर आमने-सामने हैं। तो कुछ घटनाएँ फिर से हुई हैं और चिंता की बात ये है कि जो सेना के कैंप हैं, जो सीआरपीएफ के कैंप हैं, वहाँ पर भी घटनाएँ हुई हैं, उसके आस-पास घटनाएँ हुई हैं, बच्चों की मौत भी हुई है। तो एक दुखद घटना है। मणिपुर में शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। एक लंबा समय संघर्ष में, एक लंबा समय कॉन्फ्लिक्ट में, एक लंबा समय हिंसा में गुज़र चुका है और अभी भी मणिपुर शांति का इंतज़ार कर रहा है। और इस पूरे वायलेंस का, इस पूरे विवाद का जन्म कहाँ से होता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि मैतेई समुदाय हिंदू परंपराओं को तो मानता ही है, लेकिन क्या ये ट्राइबल समुदाय है? क्या इसे एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए? फिर 2023 का जो केस था अपना हाई कोर्ट का, वो और फिर कुकी और जो नागा समुदाय हैं, उनको लेकर इसको मतलब उनको इस पूरे मामले को लेकर क्या आपत्तियाँ हैं, इसको समझने की कोशिश भी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी शांति हो जाएगी। इसके बाद हम समझेंगे सबरीमाला वाला केस। सबरीमाला वाला केस एक इम्पोर्टेंट केस है, काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है। तो यहाँ पर भी हम 1990 से यहाँ तक कि 1965 का जो एक्ट है वहाँ का जो केरला हिंदू पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसका जो रूल है 1965 का, उसका जो 3B जो रूल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। 1990 में एक मामला गया था, एस महेंद्रन ने एक पिटीशन डाली थी अपना केरला हाई कोर्ट में, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि 2006 में एक मामला सुप्रीम कोर्ट गया, इंडियन यंग लॉयर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामला, जिसको सबरीमाला मामला कहा जाता है। 2018 में एक फैसला आया, लेकिन उसका भी अब रिव्यू हो रहा है 2026 में। तो ये सारा मामला समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी तरफ रिलीजन है, एक तरफ फंडामेंटल राइट्स है, दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके राइट्स हैं। तो इसको ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है क्यों है, कैसा है, किस तरह से दो अधिकार, दो फंडामेंटल राइट्स आमने-सामने आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ आर्टिकल 14, 15 और 17 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 भी है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 26, 25 है। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट है इनमें और क्या फैसला आ सकता है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या है पूरा विवाद समझेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएसए में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। पीस टॉक जो हैं वो उतनी ज़्यादा सफल नहीं रही हैं या चल रही हैं और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को अब धमकी दे रहा है यूएस कि इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा और इसका ईरान को क्या नुकसान होगा, ईरान से ज़्यादा नुकसान क्या दूसरे देशों को होगा, यूरोपियन यूनियन को क्या नुकसान होगा, भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, चाइना का क्या एंगल है और सारी चीज़ों को हम यहाँ से समझेंगे कि ये विवाद किस तरह से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में सिकुड़ता हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में केंद्रित होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर हम देखने वाले हैं कि जो हमारा दुनिया का, हमारा सिर्फ भारत का तो पहला है ही, लेकिन दुनिया का सेकंड, क्योंकि अभी तक सिर्फ रशिया ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना पाया है और वही इसको अभी कमर्शियली चला रहा है और इसके बाद भारत ने जो 1970 के दशक में एक प्रयास शुरू किया था वो कहीं यहाँ पर फलीभूत होता हुआ नज़र आ रहा है और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। क्रिटिकलिटी क्या होती है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं, यहाँ पर फास्ट का क्या मतलब है, ब्रीडर का क्या मतलब है, प्रोटोटाइप का क्या मतलब है और कल्पक्कम में है। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ से इसका विज्ञान और इसकी राजनीति समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ही एनर्जी सिक्योरिटी का जो पहलू है उसको भी समझेंगे, क्योंकि अभी ईरान और यूएस का जो वॉर है, इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसने हमें बताया है कि किस तरह से किसी देश के लिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी देश की एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। हमें कहीं से भी ऊर्जा लेनी पड़े, हमें लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कहीं न कहीं अगर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी एनर्जी सप्लाई बाधित होती है, तो देश के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। आप देखेंगे कि एक लॉकडाउन जैसा लग सकता है अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपके पास डीज़ल नहीं है, आपके पास एलएनजी नहीं है, एलपीजी नहीं है, तो रसोई से लेकर सड़क तक सभी जगहों तक आप देखेंगे कि इसका प्रभाव दिखाई देगा। महँगाई बढ़ेगी, जेब के ऊपर आपको इसका असर दिखाई देगा और कहीं न कहीं
देश में आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी इसका असर दिखाई देगा, जॉब्स के ऊपर इसका असर दिखाई देगा, मार्केट के ऊपर, डिमांड के ऊपर, तो सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी सीधे तौर पर किसी देश की इकोनॉमी से जुड़ी हुई होती है और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से साथ मिलकर चलती हैं। तो हमें ज़रूरी है कि इस एंगल से भी हम देखें कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम रिवीजन में देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, कहाँ-कहाँ पर हैं, तो सारी चीज़ों को यहाँ से कवर करेंगे। मैपिंग सेक्शन में हम देखेंगे कि ये जो मैतेई और कुकी समुदाय का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें किस तरह से यहाँ की ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इस मैप के थ्रू हम देखेंगे कि क्या झगड़ा है और ये जो हिंसा है, ये कैसे शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ रही है, ठीक। फिर हमारे पास एमसीक्यूज में सतनकुलम में जो कस्टोडियल डेथ हुई है उसको लेकर सवाल है। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर सवाल है और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हम कई सवाल पहले भी कर चुके हैं। बंगाल में से पहले अपना बिहार में हुआ था, यूपी में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो सारी प्रक्रिया जो है वो इतनी ज़्यादा लापरवाही, हम कहें कि इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंट तरीके से चल रही है कि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इसको लेकर जो सवाल है उसको यहाँ से देखेंगे। मणिपुर में हिंसा को लेकर सवाल है, सबरीमाला को लेकर सवाल है, कलपक्कम का जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो चेन्नई के पास में है, तो इसको लेकर भी सवाल है। इसके अलावा हमारे पास सतनकुलम मामले में और सवाल हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को लेकर भी सवाल है, सबरीमाला को लेकर सवाल है, ईरान और अमेरिका का जो तनाव है और हमारी जो परमाणु ऊर्जा है उसको लेकर भी सवाल हैं। सारी चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे, देखते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं और अगर आपके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है हमारे पास सतनकुलम केस को लेकर है और ये जो सतनकुलम केस है, सतनकुलम कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कोरोना काल में हुआ क्या था कि कुछ पुलिस वालों ने सबसे पहले तो जयराज नाम के एक व्यक्ति को उठाया था और उन्हें थाने ले गए थे। वहाँ पर उनके साथ हिंसा भी हुई, मारपीट हुई। फिर इनका जो बेटा था बेनिक्स वो इन्हें लेने पहुंचा और लेने पहुंचा तो इसे भी वहीं पर बिठा लिया गया और दोनों के साथ हिंसा हुई। कहा यह भी जाता है, न्यूज़ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन दोनों के साथ मारपीट हुई, यहाँ तक कि इनका मतलब इनके बहुत सारा खून भी बहा और पुलिस वालों ने इनके कपड़े उतार कर इन्हें मारा और इनके ही कपड़ों से इन्हें उस खून को साफ करने के लिए मजबूर तक किया गया। अब ये जो सारी घटना है इसमें इनकी मौत हो जाती है और मौत के बाद मामला फिर आगे बढ़ता है और मामला जब हम कहें कि अगर इस तरह की जो कस्टोडियल डेथ होती है उसमें बहुत गंभीर मामला है और जो अदालत तक अब पहुंचा है और अदालत ने एक फैसला ऐसा दिया है कि जो आने वाले लंबे समय तक एक नज़ीर की तरह, एग्जाम्पल की तरह, एक सबक की तरह याद किया जाएगा। और 9 पुलिस वालों को इस मामले में, वैसे तो 10 लोग थे ये और एक की जो मौत थी वो कोरोना काल में हो चुकी थी और 9 लोगों की अब यहाँ पर फांसी की सज़ा हुई है। पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया है और सतनकुलम पुलिस स्टेशन का मामला है और इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने मामले की जांच की है और वैज्ञानिक प्रमाण, मतलब जो खून के सैंपल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश तो की गई थी लेकिन फिर भी इन्हें इकट्ठा किया गया और इन्हें मद्रास हाई कोर्ट में रखा गया। और ये जो सारी चीज़ें हैं, एक हम कहें कि सीबीआई ने इस मामले की एक अच्छे तरीके से जांच की है और पुलिस वालों, क्योंकि पुलिस वाले सिर्फ 10 पुलिस वाले नहीं होते, पूरा एक सिस्टम काम करता है इनके पीछे और पूरे सिस्टम से मतलब एक व्यक्ति को जो यहाँ पर न्याय मांगने के लिए लड़ रहा है उसे लड़ना होता है। और हम कहें कि एक सिस्टम वर्सेस एक पीड़ित का मामला है, क्योंकि एक सिस्टम ने जो इस तरह की जो पावर आती है, इस तरह की जो अराजकता आती है, इस तरह की जो हम कहें निरंकुशता आती है, वो आती है पूरे एक सिस्टम से। सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, सिर्फ एक पुलिस वाले का मामला नहीं है, और यहाँ पर मामला है। और इस तरह के मामले हम पुलिस स्टेशन में,
हम देखें कि हिरासत में, हम देखें कि सड़क पर भी अगर कोई पुलिस वाले हैं, अगर आपको ट्रैफिक में अगर आपने को कभी रोका गया है तो वहाँ पर देखा होगा किस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग, किस तरह से व्यवहार कभी-कभी पुलिस की तरफ से किया जाता है। हालाँकि सभी पुलिस वाले या हम कहें कि पूरा सिस्टम ही खराब नहीं है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं या जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, वो इस तरह के काम करते हैं और उन्होंने एक हत्या तक कर दी है, मतलब कस्टोडियल डेथ, उनकी कस्टडी में, कस्टोडियल डेथ की अगर बात करें तो उनकी कस्टडी में किसी व्यक्ति को मार कर, पीट कर, टॉर्चर करके किसी भी तरह से अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो इसे हम कहेंगे कस्टोडियल किलिंग या कस्टोडियल डेथ, मतलब इनकी कस्टडी में डेथ हो जाती है। अब इतनी हिम्मत इनमें कहाँ से आती है? सिर्फ एक पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। जब और भी लोग मिलते हैं, जब एक सिस्टम काम करता है, जब एक लॉबी काम करती है, तब जाकर कहीं इस तरह की अराजकता किसी व्यक्ति के अंदर जिसको पावर्स स्टेट की तरफ से दी गई है उसके अंदर आती है। इन्हें क्या डर नहीं था इनकी हत्या का? क्या इन्हें मर जाने का डर नहीं था? क्या इनके ऊपर कोई अदालत का डर नहीं था? क्या इनके ऊपर कोई वरिष्ठ अधिकारियों का डर नहीं था? क्या इनके ऊपर नौकरी जाने का खतरा नहीं था? किस तरह से, किस माइंडसेट के साथ, क्या सोच कर इन्होंने इनके साथ मारपीट की, क्या सोच कर इन्होंने इनकी हत्या कर दी? अब इस तरह के जो सवाल हैं वो हमारे सिस्टम को पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और ये जो मामला है सिस्टम में सुधार का, पुलिस वालों को एक चेतावनी का एक अच्छा मामला है। तो हम यहाँ से कहें कि ये काफ़ी सही मामला है और एक जो डिसीजन आए हैं वो हम कहें कि यहाँ पर न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इस तरह के मामलों में कभी हत्याएं होती हैं या किसी के साथ मारपीट होती है तो उसके खिलाफ हमारे संविधान में भी प्रावधान है। यहाँ तक कि जो हमारी संसद ने कानून बनाए हैं अलग अलग, उन्होंने भी इस तरह के प्रावधान किए हैं। तो देखते हैं कि ये जो मामले हैं इसमें हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो इनमें है जैसे आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर कोई आपको बगैर किसी कानूनी आधार के पकड़ता है, पुलिस स्टेशन ले जाता है या थाने में बंद करता है या मारपीट करता है तो कहीं न कहीं अगर कोई कानूनी आधार नहीं है तो आप, और वैसे भी जो टॉर्चर करने का अधिकार है वो तो वैसे भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछताछ की जाती है, डराया जाता है या फिर आपको कुछ समय के लिए ही पुलिस हिरासत में रखा जाता है तो राइट टू लाइफ, आपके जीवन का अधिकार, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर आप उसका हनन होता है। तो आर्टिकल 21 कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल किलिंग से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 1 है वो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे काम के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है जो उस काम को करने के समय अगर ऐसा कानून उसे किसी एक क्राइम के रूप में मतलब डिफाइन न करता हो। मतलब मान लीजिए आपने कोई काम किया है, उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि उस काम के लिए आपको सज़ा हो या उस काम को क्राइम बताया जाए। अगर बाद में इस तरह का कोई कानून बना भी दिया जाता है तब भी आपके ऊपर इसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से या पीछे जाकर कुछ समय पहले अगर आपने कोई काम किया है तब भी आपको कोई सज़ा या आपको उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, आपने जब जो काम किया अगर वो क्राइम नहीं था किसी भी कानून के तहत तो आपके ऊपर यहाँ पर कोई मामला नहीं बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 20 का जो पहला क्लॉज है वो, आर्टिकल 20 उसके बाद जो पहला क्लॉज 3 है उसमें कहा गया है कि आपको आपके ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के मामले हैं जहाँ पर सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से उठाया जाता है, आपको थाने ले जाएगा या कहीं पर भी ले जाया जाएगा किसी के द्वारा। तो एक तो आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और आपकी जो पर्सनल लिबर्टी और आपके राइट टू लाइफ है उसका उल्लंघन होता है। फिर आपको अगर डराया धमकाया जाता है, मारपीट की जाती है और आपके खिलाफ ही आपसे सबूत निकलवाने की कोशिश की जाती है तो आपके आर्टिकल 20 का उल्लंघन है। इसी तरह के जो प्रावधान हैं वो भारतीय न्याय संहिता में भी है। भारतीय न्याय संहिता कहती है कि आपको इंटेंशनली
मतलब किसी को उठाया जाता है इस तरह से पुलिस के द्वारा, तो आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं किया जा सकता, आपको डराया धमकाया नहीं जा सकता। किस चीज़ के लिए? आपको कन्फेशन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ वायलेंस नहीं हो सकता। तो भारतीय न्याय संहिता भी सेक्शन 120 भी यह बात करता है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी इस तरह की बात आर्टिकल 47 में कही गई है, जहां पर कहा गया है कि अगर कोई वैलिड रीजन, कोई सही कारण नहीं है, कोई सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको अरेस्ट या डिटेंशन में नहीं लिया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कहा गया है इसी तरह का जो प्रावधान है वो यहाँ पर भी है सेक्शन 22 में, और इसमें कहा गया है कि अगर आपको किसी डर भय के तहत कन्फेशन दिलाया गया है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा, और अगर आप न्यायालय को बताते हैं कि ये जो सारी बातें हैं वो उससे डर भय और टॉर्चर करके उगलवाई गई है तो उन्हें माना नहीं जाता है। तो ये सारे प्रावधान कानूनों में भी है, और ये प्रावधान हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है, और ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक याद किया जाएगा, और इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे हमने बात की थी कि एक महिला कांस्टेबल थी, एक महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल थी, महिला कांस्टेबल, जिनका नाम शायद रेवती है। उन्होंने इस मामले में गवाही दी। उनके जीवन के ऊपर भी खतरा था, उनके परिवार के जीवन के ऊपर भी खतरा था, उन्हें धमकियां भी मिल रही थी, साथ में उनको हाई कोर्ट ने भी सुरक्षा दी थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, कि किस तरह से पूरे सिस्टम के खिलाफ, अपने ही सीनियर अधिकारियों के खिलाफ जाकर भी न्याय के साथ खड़ा रहा जा सकता है, न्याय के पक्ष में गवाही दी जा सकती है, और किसी बेगुनाह को यहाँ पर न्याय दिलवाया जा सकता है। तो उन्हें हम उनकी जितनी तारीफ करें उतनी तारीफ कम है। तो ये सारा मामला था सतनकुलम केस का। ठीक, इसके बाद हमारे पास है आज ये जो दूसरा आर्टिकल है वो है पश्चिम बंगाल एसआईआर और इलेक्शन को लेकर मतदान सूची में 12% की कमी आई है। मतलब यहाँ पर जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे पहले लगभग 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, लेकिन अब हैं लगभग 6 करोड़ 75 लाख। मतलब कुल मिलाकर 91 लाख वोटर यहाँ से कम हो गए हैं। तो 91 लाख वोटर कम हुए हैं, और 91 लाख वोटर में हालांकि एक साथ वोटर कम नहीं हुए थे। जब पहली बार एसआईआर प्रक्रिया हुई थी, फर्स्ट ड्राफ्ट आया था, उसमें लगभग 63 लाख लोगों को यहाँ से बाहर किया गया था, और लगभग 60 लाख लोग ऐसे थे जिनकी जांच और की जानी थी। और इस जांच के बाद क्या हुआ कि 27 लाख वोटर को यहाँ पर बाहर कर दिया गया, और 32 लाख वोटर्स को, 32 से 33 लाख वोटर को वापस लिस्ट में जोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हुए 91 लाख मामले, 91 लाख वोटर्स जिन्हें वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब इसमें कई लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ, मतलब उनका जो नाम कटा है उसके खिलाफ आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मामले तो ऐसे हैं और कुछ मामले नहीं। यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जिनका सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक के कारण नाम कटा है। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर जैसे सरनेम अगर हम बात करें, बनर्जी है, बंदोपाध्याय है, मुखोपाध्याय है, या नाम के स्पेलिंग्स भी हैं, तो हम स्पेलिंग्स को लेकर अगर डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग स्पेलिंग है तो उनके नाम कटे हैं, और ऐसे में कई आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, और इनको सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास अधिकारी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी आदेश दे दिया था कि जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको इस मामले में सुनवाई के लिए लगाया जाना चाहिए, लेकिन फिर उसको लेकर भी शिकायतें आ रही है कि उनके पास बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, कमरे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इसको लेकर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इतने लोग अगर बगैर वोट के यहाँ पर इन इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या रिजल्ट्स बदल सकते हैं? क्या कोई एक दल इसका फायदा ले सकता है? और क्या इलेक्शन कमीशन इस सारी प्रक्रिया को निष्पक्ष ढंग से करवा पा रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी का
वोट देने का अधिकार इलेक्शन कमीशन कैसे छीन सकता है, और छीनने के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल है कि इनके वोट के बिना इलेक्शन कैसे हो सकता है, और इसका जो प्रभाव है वो किसके ऊपर और कैसे पड़ेगा। और सवाल उठाए जा रहे हैं कि पूरी एसआईआर प्रक्रिया में एक खास समुदाय को या एक खास पार्टी के सपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सवाल भी, हालांकि राजनीतिक सवाल भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो वोट कटे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, सवाल तो ये है कि किसी व्यक्ति का वोट आप कैसे काट सकते हैं, और बगैर सुनवाई के और बगैर मामले को निपटाए इलेक्शन कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति क्या अपने वोट के अधिकार से इस तरह से वंचित किया जा सकता है, और क्या उसे वोट डालने से इलेक्शन से रोका जा सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अब इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाएंगे, और क्या इलेक्शन की डेट आने से पहले तक क्या इन्हें इन सारे मामलों को निपटा लिया जाएगा, क्या इन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, और उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसका वोट कहाँ पर शामिल किया गया है या शामिल नहीं किया गया है, और उसकी आपत्तियों को समय रहते क्यों नहीं सुना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है। एसआईआर प्रक्रिया करवाना था और उसके लिए समय कम था, और उसके लिए तैयारियां नहीं की गई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है वो भी एक तरफा कहें कि हम नज़र नहीं आ रहा है। अलग अलग बातें की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं अलग अलग सुनवाई में, उसको लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन्स है कि इलेक्शन कमीशन को लेकर और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी एक राय बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ पर सवाल यही है कि इतने सारे वोटरों को बाहर करके इसमें से कुछ वैलिड वोट भी कटे होंगे निश्चित तौर पर, कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी, ये भी बात सही है, कुछ लोगों के नाम दो दो जगह से होंगे, ये भी बात सही है। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी अपना वोट देने का अधिकार यहाँ पर, अगर उसके वोट देने के अधिकार को छीन लिया जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि फिर हमारे लोकतंत्र का क्या मतलब है, एक निष्पक्ष प्रक्रिया का क्या मतलब है, फिर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, और क्या इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मर्जी के तौर पर सारा काम होगा। तो सबसे बड़े सवाल यही हैं, और इनको लेकर अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब सामने नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वोट मुर्शिदाबाद में कटे हैं, 24 परगना में, मालदा में, और ये एरिया ऐसे हैं, ये क्षेत्र ऐसे हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इनके अलावा भी न केवल मुस्लिम नाम कटे हैं, बड़ी संख्या में हिंदुओं के नाम भी कटे हैं। और सीधे तौर पर अगर कोई मुस्लिम भी हो, कोई हिंदू भी हो, भारतीय है, और भारत के संविधान ने सभी भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार के साथ वोट देने का अधिकार दिया है, और इसे कोई भी नहीं छीन सकता है, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी। तो देखना होगा कि अब इस मामले को आगे कहाँ तक ले जाया जाता है, या ये मामला आगे जाकर कहाँ पहुँचता है। ठीक। और वोटिंग है आपकी, एक तो कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है 23 को और 9 अप्रैल को, और 4 मई को इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं। और कई सारे ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में कहा जा रहा है कि अभी तक सुनवाई ही नहीं हुई। तो ये सारी प्रक्रिया हम देखेंगे कि किस तरह से एक बड़ी कन्फ्यूज़न में फंस चुकी है। और वोटर लिस्ट को सुधारने चले थे, लेकिन यहाँ पर वोटर लिस्ट काफ़ी ज़्यादा हम कहें कि बिगड़ चुकी है। तो जब तक ये सारा मामला, जब तक इलेक्शन होगा उससे पहले तक सुधरती है या नहीं सुधरती है, सारे लोगों की सुनवाई होती है नहीं होती है, सारे लोग वोट दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, सबसे बड़े सवाल यही है। इसके बाद मणिपुर को लेकर मामला है। मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है, समय समय पर हम देख रहे हैं कि वहाँ से हिंसा की खबरें आती रहती हैं। और इस समय अभी एक नया जो इंसिडेंस जुड़ा है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, और उसमें से 2 बच्चे हैं। कहा जा रहा है कि एक महिला की मौत हुई है, इन 2 बच्चों की मौत हुई है, और मणिपुर अभी भी हिंसा से यहाँ पर त्रस्त है, हिंसा से ग्रसित है, और ये समस्या भी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पहले की तुलना में हिंसा कम हुई है, पहले की तुलना में अभी शांति है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हालांकि वहाँ पर जो राज्य सरकार है, नई राज्य सरकार बनी है, सभी मिलकर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर देखना होगा कि इस तरह की हिंसाएं कब रुकती हैं और कब वहाँ से पूरी तरह से शांति स्थापित होने की खबरें हमारे पास पहुँचेंगी। इसका हमें इंतज़ार
रहने वाला है। मणिपुर आप जानते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट साइड में देखेंगे तो जो छोटे-छोटे आपको 7-8 राज्य दिखाई देते हैं, वहाँ पर है मणिपुर की जो बॉर्डर है वो आपकी मणिपुर की सीमा नागालैंड से लगती है, आसाम से लगती है और यहाँ पर मिज़ोरम से लगती है और इधर म्यांमार है तो म्यांमार से भी लगती है। तो आपको इसकी लोकेशन कौन-कौन से राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश से इसकी सीमा लगती है, म्यांमार से लगती है, तो इसको यार ध्यान में यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पर बम हमले भी हुए हैं, कुछ विरोध प्रदर्शन और भीड़ भी हुई है, सीआरपीएफ के कैंपों पर भी हमले किए गए हैं, फायरिंग भी हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हो सकता है गंभीर रूप से घायल हुए हों, कई चौकियों को, वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। नई सरकार बनी है और नई सरकार के जो मुखिया है युमनाम खेमचंद सिंह, उन्होंने इस मामले की जांच भी एनआईए को सौंपी है। इंटरनेट बंद किया गया है, प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। पुलिस है, सेना है, असम राइफल्स है, सीआरपीएफ है, सभी लोग मिलकर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर और सघन तलाशी अभियान भी जारी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ कुकी समुदाय के लोगों ने मैतेई समुदाय के ऊपर हमले किए हैं। और ये जातीय संघर्ष काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 2023 से ही यह मामला चल रहा है और हज़ारों लोग विस्थापित हैं और हज़ारों लोगों की मौतें भी यहाँ पर हुई हैं और बहुत ज़्यादा दुखद घटनाएं हमने मणिपुर को लेकर सुनी हैं, जहाँ पर महिलाओं की जो डिग्निटी है उसको लेकर बहुत दुखद घटनाएं सुनी हैं और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं मणिपुर को तो शर्मसार करती ही हैं, उन समुदायों को भी शर्मसार करती हैं जो इसमें शामिल हैं, साथ में भारत को भी शर्मसार करती हैं। अगर इस तरह की घटनाएं एक आज़ाद भारत में, एक कानून के द्वारा संचालित होने वाले भारत में, एक ऐसे भारत में जहाँ पर संविधान का शासन है, एक ऐसे भारत में जहाँ पर सारे लोग मिलकर रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारा जो मामला है वो शुरू होता है कहीं ना कहीं, हम कहें कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद से ही। 1949 से पहले आपको अगर थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट बताएं और यहाँ की डेमोग्राफी को समझें, तो यहाँ पर बहुसंख्यक हैं मैतेई समुदाय में और अल्पसंख्यक है कुकी समुदाय, नागा समुदाय और दूसरे जनजाति जो ग्रुप हैं वो हैं। अब मैतेई समुदाय यहाँ पर 1949 से पहले एक ट्राइबल समुदाय था, या कहें कि इसे जनजाति ही माना जाता था, लेकिन आज़ाद होने के बाद यहाँ पर इसे एसटी नहीं माना जाता है। बाकी जो समुदाय हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब माना जाता है और इस बात को लेकर ही झगड़ा है और कुकी समुदाय यहाँ पर नहीं चाहता कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाए और मैतेई समुदाय चाहता है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर ही मामला 2023 में अप्रैल की बात है शायद, हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट में कहा था कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए और तब से ही ये हिंसा शुरू हुई है। अब यहाँ पर अगर इस मैप को देखें तो इस मैप में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज वाला इलाका है, ये इलाका है, यहाँ पर घाटी है। घाटी हम कहें कि आसपास पहाड़ हैं और बीच में आपको एक छोटा समतल मैदान, एक स्टेडियम की तरह दिखाई देगा। ये पूरा मणिपुर का जो मैप है वो, अगर ज्योग्राफी को, मणिपुर की ज्योग्राफी को समझे तो आसपास पहाड़ी एरिया है और बीच में है एक मैदान और यहीं पर इसी मैदान में रहता है मैतेई समुदाय और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं कुकी समुदाय, नागा समुदाय और दूसरे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो रहते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि अगर कोई एसटी है या एसटी का दर्जा दिया गया है तो आप उसकी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, मतलब अगर आप नॉन एसटी हैं तो। और ऐसे में जो मैतेई समुदाय है उसके लिए बहुत कम इलाका यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हम कहें डेंस बसी हुई आबादी है और यहाँ पर इस ज़मीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। हम कहें कि मैतेई समुदाय फैल रहा है और मैतेई समुदाय के पास ज़मीनें कम पड़ रही हैं।
और मैतेई समुदाय यहाँ से निकलकर और आगे बढ़ना चाहता है, दूसरे एरियाज में जाना चाहता है। संसाधनों की कमी है, ज़मीन की कमी है। सीधे तौर पर मामला ज़मीन का है, संसाधन का है और इसी को लेकर लड़ाई है। और मैतेई समुदाय चाहता है कि उसको भी एसटी का दर्जा मिले ताकि वो यहाँ पर भी जा सके, बाकी दूसरे इलाकों में भी जा सके। और इस बात को लेकर ही सारा झगड़ा है। मैतेई समुदाय चाहता है कि एसटी का दर्जा दिया जाए और कुकी समुदाय चाहता है कि नहीं, एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए, क्योंकि जो एसटी को मिलने वाले फ़ायदे हैं वो फ़ायदे बँट सकते हैं और उसमें भी मैतेई समुदाय इसका एक हम कहें कि अनैतिक तरीके से इसका दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि भले ही इसके पास ज़मीनें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल जो मणिपुर का एरिया उसमें ज़मीन कम है, लेकिन इनका राजनीति के ऊपर, इनका जनसंख्या के ऊपर, इनका मणिपुर के संस्कृति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। और ख़ास तौर पर राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो मैतेई समुदाय यहाँ पर बाकी समुदायों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ये झगड़ा संसाधनों का है, ये झगड़ा लड़ाई का है, ये झगड़ा जो आरक्षण को लेकर या कहें कि जो एसटी समुदाय को मिलने वाला लाभ है उसको लेकर जो फ़ायदे हैं उनको बाँटने का झगड़ा है और उनके कम पड़ जाने का झगड़ा है और उनके कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर झगड़ा है। तो ये सारी बात है। मणिपुर का जो मैप है आप यहाँ से देख सकते हैं। आसपास का जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर घाटियाँ हैं और बीच का जो इलाका है थोड़ा मैदानी इलाका है। और बीच वाले इलाके में जो कि लगभग 10% है, बाकी 90% है, यहीं पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। मैतेई समुदाय लगभग सारा यहीं पर रहता है। मणिपुर की कुल जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा यहीं पर रहता है और बाकी जो ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं वो इन पहाड़ों में, इन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सबरीमाला को लेकर क्या झगड़ा है। ठीक, सबरीमाला है केरल में। केरल में जिला है एक पथनमथिट्टा जिला है, वहाँ पर है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला पहाड़ी है, उसके ऊपर मंदिर है। पथनमथिट्टा जिला है और केरल राज्य है। ठीक, प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि 8वीं 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ के जो देव हैं, यहाँ के जो भगवान हैं, भगवान अयप्पा, ये ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी हैं तो यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से महिलाओं का आना मना है और महिलाओं को यहाँ पर प्रवेश से वर्जित किया गया है। तो महिलाएं यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से नहीं आती हैं और इसी को ही कानूनी आधार भी दिया गया था। 1965 का एक्ट था आपका केरल हिंदू पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1965 और उसका एक रूल था 1965 में ही आया था और 3B। और इसमें केरल में कहीं पर भी अगर इस तरह की मान्यता है, जहाँ पर लंबे समय से परंपरा चली आ रही है कि महिलाओं को मंदिरों में नहीं जाने देना है या महिलाओं का मंदिर में किसी धार्मिक सांस्कृतिक कारण से जाना मना है, तो वहाँ पर महिलाएं नहीं जाएंगी। तो एक कानूनी आधार भी है इस परंपरा के पीछे और एक लंबी परंपरा तो है ही। और इसको लेकर फिर एक मामला आपका 1990 में एस महेंद्रन नाम के एक एक्टिविस्ट ने, एक व्यक्ति ने एक पिटीशन डाली थी। कहाँ पर? केरल के हाई कोर्ट में। और केरल के हाई कोर्ट ने मतलब जो मामला गया था वहाँ पर फिर वही बात थी कि आर्टिकल 15, 14, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि आपके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे। आर्टिकल 17 कहता है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध है। यहाँ तक कि आर्टिकल 21 किसी की गरिमा का, किसी की निजता का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी। तो ये जो आधार हैं, ये आधार उन लोगों की तरफ से दिए जाते हैं जो मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, तो महिलाओं को क्यों रोका जा रहा है? लिंग के आधार पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? किसी महिला के सम्मान को यहाँ पर क्यों ठेस पहुँचाई जा रही है? किसी के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और हमारा जो आर्टिकल 25 है, मतलब उन लोगों का भी 25, आर्टिकल 25, जिसमें कहा गया है कि आपको अपनी जो आस्था है उसको मानने का, उसका आचरण करने का, उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। और ये लोग कहते हैं, मतलब जो लोग मंदिर में प्रवेश करने के पक्ष में हैं, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करवाने के पक्ष में, वो लोग कहते हैं कि इस तरह से आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग
पुरानी परंपरा के पक्षधर हैं वो कहते हैं कि इससे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का उल्लंघन होता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी धार्मिक समुदाय को, किसी भी संस्था को उनका जो परंपरा है, उनके जो रूल्स हैं वो बनाने का अधिकार है, उनको अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। और ऐसे में जो हम प्रबंधन कर रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से मान्यता है कि भगवान अयप्पा यहाँ पर निष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, और ऐसे में महिलाओं का आना, और जो रूल था 1965 का, उसमें एज को भी डिफाइन किया गया था। जो परंपरा चली आ रही थी उसमें उम्र नहीं थी, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि जो भी महिलाएं मेंस्ट्रुअल एज में हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकती है। लेकिन जो कानून बना था 1965 का, उसमें फिर बाद में कहा गया कि 10 से 50 वर्ष की महिलाएं यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो ये जो मामला है वो है, एक तरफ संस्था का अधिकार, एक तरफ धर्म, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत लिबर्टी का अधिकार है। तो एक तरफ हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता है, और दूसरी तरफ जो धार्मिक अधिकार है, जो संस्थाओं के अधिकार, वो हैं, और यहाँ पर ये टकरा रहे हैं। तो मामला जैसे हमने देखा कि 1990 में हाईकोर्ट गया था, लेकिन उस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि जो परंपरा चली आ रही है वो सही है, और महिलाओं का यहाँ पर जो प्रवेश है वो एकदम, जो प्रवेश पर निषेध है वो एकदम सही है। लेकिन फिर 2006 में कुछ महिलाओं का ग्रुप, यंग इंडियन लॉयर्स वर्सेस स्टेट, यंग इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन, वो सुप्रीम कोर्ट गए, और फिर यहीं से मामला शुरू हुआ, यंग इंडियन लॉयर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला। और इसमें 2018 में फैसला आया, और 2018 में कहा गया कि महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश पर जो निषेध था उसे हटा दिया। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, मामला यहाँ पर शांत नहीं हुआ, और इस फैसले के खिलाफ अब एक रिव्यू किया जा रहा है। रिव्यू पिटिशंस डाली गई थी। तो 9 न्यायाधीशों की पीठ, पहले 2018 में 5 न्यायाधीशों की पीठ थी, और अब है 9 न्यायाधीशों की पीठ। क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं उसके खिलाफ आप कहीं पर अपील तो कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट हमारे यहाँ तो है ही नहीं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहाँ जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के मामलों का रिव्यू कर सकता है, और उसके लिए आर्टिकल 137 में प्रावधान भी है। तो रिव्यू किया जा सकता है आर्टिकल 137 के तहत। तो जो पहले 5 जजों की बेंच थी, अब 9 जजों की है। सीधे सा मतलब है कि अगर आपको अपने ही फैसले का रिव्यू करना है तो बड़ी बेंच आपको चाहिए होगी। तो ये मामला है। टाइमलाइन समझ ली, सारा कंसेप्ट समझ लिया, और यहाँ पर एक तरफ भेदभाव और धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा है। आर्टिकल 25-26 पर आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। आर्टिकल 14, 15, 17, 21 पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और इस एंगल से देखना है कि किस तरह से ये आर्टिकल्स आपके जो मौलिक अधिकार हैं और दूसरी तरफ जो संस्थाओं के अधिकार हैं वो किस तरह से टकराते हैं, किस तरह से संविधान और धर्म का रिलेशन है, किस तरह से यहाँ पर एक मामला जुडिशियरी और धार्मिक संस्थानों का भी है कि कौन से मामले को में आप धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेंगे और किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बात को कौन तय करेगा, और कौन तय करेगा कि जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है वो कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें जब फैसला आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि इतने जो सारे सवाल हैं, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस किसी संस्था के राइट्स, जुडिशियरी वर्सेस धार्मिक संस्थान, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता है वर्सेस जो धर्म की मान्यता है, जो आस्था है, उनका किस तरह से रिलेशन है, और इतने सारे सवालों का जवाब दे पाना बहुत कठिन बात है। और सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसले देगा, इतने सारे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, इतने सारे जो गंभीर सवाल हैं, सेंसिटिव सवाल हैं, उनका किस तरह से यहाँ पर जवाब आता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं वहीं से सवाल बनते हैं जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं संविधान की, और वहीं से एक नई कहानी, एक नया सवाल पैदा होता है। ठीक, फिर मामला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो मामला चल रहा है यूएस वर्सेस ईरान का, वो अभी भी चल ही रहा है, समाधान नहीं निकला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान समझौते को स्वीकार नहीं करेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर नहीं खोलता है तो यहाँ पर ईरान को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऊपर से ईरान को यहाँ पर हार मानने की, या कहें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटने की धमकियां भी मिल रही हैं। अमेरिका ने कहा कि उसके पास कई विकल्प मौजूद हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये परमाणु हमला होने वाला है। हालांकि परमाणु हमला नहीं होगा, लेकिन ईरान को यहाँ पर पीछे हटने के लिए, ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए, ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो कंट्रोल है उसको ख़त्म करने के लिए यूएस यहाँ पर कोशिशें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, हमले किए जा रहे हैं। और एक लंबा युद्ध हमने अभी पिछले महीने देखा ही है। और जैसा कि अमेरिका ने सोचा था कि यहाँ पर इतनी आसानी से इस मामले को निपटा लिया जाएगा, वैसा नहीं हुआ है। और इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, यूएसए भी प्रभावित हो रहा है। और यूएसए की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है सरकार के ऊपर। और देखना होगा कि अब इस तरह का जो मामला है उसमें क्या सॉल्यूशन निकलता है, और तेल और गैस की आपूर्ति का क्या होता है। बुनियादी ढांचे पर हमले की चेतावनी दी जा रही है यूएस की तरफ से, और क्या ये जो हमले हैं वो हमले सिर्फ धमकियां ही है या कोई बड़ा हमला हो सकता है ईरान के ऊपर, इसको यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो मामला है वो चल ही रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप जानते हैं कहाँ पर है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ मुसंदम पेनिनसुला है, बीच में एक सकरा रास्ता है। और यहाँ से दुनिया भर के 20 से 25% ऑयल सप्लाई, भारत की 50% ऑयल सप्लाई, 50% एलएनजी सप्लाई, यूरोप की ये कहें तो हम यहाँ पर लगभग 10% एलएनजी की सप्लाई, और लगभग 25 से 30% पेट्रोलियम की सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है। और इसको लेकर दुनिया भर में चिंताएं हैं। जो भी होगा, ईरान धमकियां दे रहा है, धमकियों का ईरान के ऊपर क्या असर होता है, ईरान किस तरह से जवाब देता है, और क्या जो धमकियां हैं वो वाकई कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, इसको लेकर फिर जब भी न्यूज़ आएगी हम देखने का प्रयास करेंगे। ईरान और यूएसए के बाद अब हमारे पास है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारत की सोवरेंटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारत के जो परमाणु प्रोग्राम है, जो भारत का परमाणु सपना है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और भारत का जो परमाणु का जो 3 स्टेज का जो प्रोग्राम है, जिसका सपना होमी जहांगीर भाभा ने, जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक हैं, जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, जिन्होंने भारत को ये सपना दिया कि भारत भी न्यूक्लियर पावर बन सकता है। न्यूक्लियर पावर के साथ साथ उनका जो विज़न था, उनका विज़न था कि इसका उपयोग हम एनर्जी के लिए करें, और एनर्जी के लिए भारत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग कर भी रहा है। भारत की टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसमें लगभग 3% योगदान न्यूक्लियर पावर का है। और 3 स्टेज प्रोग्राम में हम अब दूसरे स्टेज पर पहुंच चुके हैं। पहला स्टेज है आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वाला, जिसको हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर लगाए भी हैं, जिसका उपयोग हम कर भी रहे हैं, बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। और आज़ादी के बाद से जो 60 का 70 का दशक था, वहाँ से जो हमने रिएक्टर जो अभी तक बनाए हैं और जो कमर्शियली बिजली पैदा कर रहे हैं, जो हमारे पास अभी जितने हम न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और जिनकी हम बात करते हैं, वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ही हैं। और उसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो दूसरा स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, और तीसरा है थोरियम रिजर्व, थोरियम का यूज़ करके अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर को चला सके, तो ये जो तीसरा स्टेज है वो बेस्ड होने वाला है थोरियम के ऊपर। यहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं। पहला स्टेज हम पहले ही इसमें जो इसमें सफलता प्राप्त कर चुके थे, दूसरे में अभी यहाँ पर सफलता प्राप्त की है। प्रोटोटाइप है, मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने बनाए हैं और ये प्रोटोटाइप है। इसी तरह के रिएक्टर हम और भी जगह पर बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर सवाल है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये है क्या चीज़, और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर क्यों आना चाहते हैं, और यहाँ से हम थोरियम पर क्यों जाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपने साइंस में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा, और अगर आपने यूरेनियम के बारे में पढ़ा होगा, तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको समझना काफ़ी ज़्यादा, हम कहें कि आसान नहीं होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टेबल हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं हैं। अब यहाँ पर स्टेबल वाले और यहाँ पर जो स्टेबल नहीं होते, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में
सबसे छोटा पार्टिकल होता है, या पार्टिकल नहीं, जो सबसे छोटा पार्ट, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है एटम। और एटम में होते हैं न्यूट्रॉन, एटम में होते हैं प्रोटॉन, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, या फिर इनका जो न्यूक्लियस का जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, या इसका जो साइज़ है वो छोटा है, इसका मतलब है कि ये स्टेबल रहने वाले हैं। जैसे कि आपका आयरन ले लीजिए, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम ले लीजिए, जैसे कि आपके बाकी जो एलिमेंट्स या जो मेटल्स आप देखते हैं उनको ले लीजिए, ये स्टेबल हैं। इनसे किसी भी प्रकार का कोई रेडिएशन नहीं निकलता है। आप इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए आप थोड़ी देर धूप में बैठे हैं, धूप से आकर आप छांव में बैठ गए, तो आपके शरीर से किसी भी तरह से हीट निकलेगी, गर्मी निकलने वाली है। हालांकि आपको आंखों से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो निकलती हैं, और जो इंफ्रारेड वाले कैमरा होते हैं वहाँ पर अगर रात में भी कोई है तो आपके शरीर से निकलने वाली जो गर्मी है, जो ऊर्जा है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। वैसे ही अनस्टेबल जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे रेडिएशंस निकलती है, क्योंकि वे अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर नहीं है, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यही जो ऊर्जा है, यही जो चीज़ है, इसको ही लेकर पहले रेडियो एक्टिविटी को पहचाना गया, उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियर फिज़न को पहचाना गया, और न्यूक्लियर फिज़न से आया यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन का आइडिया। तो न्यूक्लियर फिज़न क्या होते हैं? जब एक यूरेनियम का एग्जाम्पल लेकर बात करें, तो यूरेनियम से अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन टकराता है, तो यूरेनियम से न्यूट्रॉन के टकराने के बाद यहाँ से निकलता है बेरियम, और यहाँ से निकलता है क्रिप्टॉन, और यहाँ से निकलते हैं न्यूट्रॉन्स, और फिर ये अगले एटम से टकराता है, और इस तरह से एक चेन रिएक्शन चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, और साथ में यहाँ से निकलती है बड़े पैमाने पर एनर्जी। मतलब एक छोटे से एटम की, यूरेनियम के एटम की, यहाँ पर अगर यूरेनियम से स्प्लिट होता है, यूरेनियम के एटम का स्प्लिट होता है, तो यहाँ से बड़े पैमाने पर एनर्जी निकलती है। और जब आप बड़े पैमाने पर यहाँ पर फ्यूल रखते हैं, मतलब बहुत सारे एटम्स, किसके एटम्स? यूरेनियम के एटम्स होते हैं, और जब यहाँ पर आप एक न्यूट्रॉन को एक एटम से टकराते हैं, और उसके बाद जब अगला न्यूट्रॉन निकलता है और अगला न्यूट्रॉन अगले एटम से टकराता है, और इस तरह से चेन रिएक्शन चलती चली जाती है और चलती चली जाती है, और एनर्जी का उत्पादन होता रहता है। और यहाँ पर जो यूरेनियम की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हमारे पास है, और हमें जाना है थोरियम के ऊपर, क्योंकि यूरेनियम का भंडार भारत में बहुत कम है, बहुत सीमित है, और थोरियम के दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास भंडार है, किसी के पास रिजर्व्स हैं, तो वो भारत है। तो भारत को जाना है, अभी जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उससे जाना है थोरियम पर आधारित टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि इसका जो भंडार है दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से ईरान के पास, जिस तरह से वेनेजुएला के पास, जिस तरह से सऊदी अरेबिया के पास बड़े तेल के भंडार हैं, और ये दुनिया भर को ऑयल सप्लाई करते हैं, उसी तरह से भारत के पास भी दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार है। और अगर उसे यूज़ करना अगर हम सीख जाते हैं, तो हम अपने लिए तो एनर्जी बना ही सकते हैं, अपने लिए एनर्जी पैदा कर ही सकते हैं, दुनिया भर में भी एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं दूसरे देशों को, और हम अपनी एनर्जी सप्लाई और अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको पक्का कर लेंगे। उसके मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, और हमारी दूसरे देशों के ऊपर से डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो हमें जाना है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से, अभी जो हमारे पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो, और उसके बाद थोरियम बेस्ड रिएक्टर पर जाना है। यहाँ पर यूरेनियम का यूज़ होता है, और यूरेनियम के यूज़ से यहाँ पर निकलता है प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम यहाँ पर यूज़ होता है फ्यूल के रूप में, और यहाँ पर फ्यूल के रूप में प्लूटोनियम, प्लूटोनियम के साथ साथ यूरेनियम भी डाला जाता है, प्लूटोनियम का यूज़ होता है, साथ में इस यूरेनियम से फिर से प्लूटोनियम बनता है। मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ये होता है कि आप जितना फ्यूल देते हैं उससे ज़्यादा फ्यूल ये जनरेट करता है, फिर उसका यूज़ फिर से होता है, और इस तरह से एक प्रक्रिया है जो चलते चली जाती है। सिंपल भाषा में कहें तो मान लीजिए आपके पास कार है, कार में आपने 10 लीटर डीजल डाला, साथ में 10 लीटर पानी डाला, 10 लीटर डीजल से कार चलेगी, 10 लीटर पानी का फिर से फ्यूल बन जाएगा, और फिर इस तरह से प्रक्रिया है, लंबी
चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और एक रिएक्शन की तरह ये जो सारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो उस तरह से काम करता है। तो इसने क्रिटिकली प्राप्त अचीव कर ली है, क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। और क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि अब ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर एक खुशी की बात है भारत के लिए कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है, मतलब यहाँ से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, और जितना फ्यूल इसमें हमने डाला है उससे ज़्यादा फ्यूल ये बनाता है, फिर से फिर से फिर से, और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसका मतलब है कि भारत अब तेजी से हमारा जो टारगेट है थोरियम की तरफ, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा स्टेज है ये हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो एनर्जी वाला प्रोग्राम है उसका। पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वाला था, दूसरा है आपका ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला, और तीसरा है थोरियम बेस्ड रिएक्टर वाला। तो थोरियम बेस्ड रिएक्टर की तरफ भी हम जल्दी ही जाने वाले हैं। उसमें क्या होने वाला है, उसमें हम जहाँ प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम 239 के साथ थोरियम का यूज़ करेंगे, जहाँ पर अभी हम यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं। यूरेनियम 238 का यूज़ करते हैं, और उससे ही जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है उससे जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो प्लूटोनियम 239 है, उसका यूज़ हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में करते हैं। और इस तरह से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के मामले में हमने अब एक सफलता हासिल कर ली है। 3 चरणीय परमाणु प्रोग्राम है। 3 चरणीय परमाणु प्रोग्राम आप जानते हैं। 3 चरण का परमाणु प्रोग्राम 1950 के दशक में, 50-60 के दशक में हमने शुरू किया था। जो पहला स्टेज था वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर वाला था, दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला, तीसरा थोरियम बेस्ड रिएक्टर वाला है। ये है 500 मेगावाट का, और इसे बनाया है, मतलब इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च द्वारा डिजाइन किया गया है, और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर? कलपक्कम में। कहाँ पर है? ये चेन्नई के पास है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक, यूरेनियम का उपयोग करता है, प्लूटोनियम उत्पन्न करता है, मतलब जितना फ्यूल ये यूज करता है उससे ज्यादा फ्यूल जनरेट करता है। और फास्ट का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जब भी आप यूरेनियम के एटम से न्यूट्रॉन को टकराते हैं तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में ये होता है कि वहाँ पर इसकी स्पीड को कम किया जाता है। जितनी स्पीड कम होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे इस कोलिजन के, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये जो अनस्टेबल एटम है उसका स्प्लिट होगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो आर्टिफिशियली जो न्यूट्रॉन्स को स्लो किया जाता है वो नहीं किया जाता, एक फास्ट कोलिजन होता है, और ये प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है, क्योंकि जितना फ्यूल यूज़ किया है उससे ज़्यादा फ्यूल बनाया है, फिर उसका यूज़ किया है, फिर बनाया है, उस यूज़ किया बनाया है, और ये प्रक्रिया चलती चली जाती है। ठीक, यूरेनियम आधारित ऊर्जा से हमें जाना है थोरियम आधारित, तो ये बीच में हम कहें कि पुल है। और खुशी की बात है कि दुनिया भर में भारत दूसरा देश है जिसने ये कारनामा करके दिखाया है। भारत के पास यूरेनियम के संसाधन कम है, भारत के पास दुनिया भर में सबसे ज़्यादा थोरियम के रिजर्व्स हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पर है वो भी अपना जो वेस्टर्न घाट है उसके जो बीच हैं वहाँ पर रेत में, मोनाजाइट रेत में आपको थोरियम के भंडार मिलते हैं, और इस भंडार का उपयोग हम करना चाहते हैं। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि लिक्विड सोडियम का यूज़ कूलेंट के रूप में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में किया गया है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में क्या है? आपका लिक्विड सोडियम है। बाकी तो सारी चीज़ें जो हैं, हाँ, ये जो हमारा टारगेट है कि हमको 2047 तक 100 गीगावाट बिजली न्यूक्लियर से पैदा करनी है। अभी हम 8 गीगावाट पैदा करते हैं और 8 से जाना है 100 पे। तो इसके लिए ये जो रिएक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हमारे पास तारापुर महाराष्ट्र में है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसमें 1 2 3 4 यूनिट्स हैं, और इनकी कैपेसिटी ये है। ठीक है, 1969 से 2005 के बीच में सारे बने हैं। रावत भाटा है राजस्थान में, और यहाँ पर भी 7 यूनिट है लगभग, और 1981 से 2025 के बीच में ये यूनिट्स बनी हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा है आपका यूपी में, काकरापारा गुजरात में, और कैगा कर्नाटक में, और कुडनकुलम तमिलनाडु में। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ से
देख के याद रख सकते हैं, और मैपिंग सेक्शन हम देख ही चुके हैं। और यहाँ से सबसे पहला जो सवाल है वो है सतनकुलम हिरासत का मामला, सतनकुलम कस्टोडियल डेथ का मामला, उसको लेकर ये लॉकडाउन का मतलब ये मामला लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप से जुड़ा हुआ था। तो पुलिस ने उनके ऊपर इसी तरह का आरोप लगाया था, और लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में, और किस तरह से पुलिस के साथ या लॉकडाउन में बिहेव किया जाता है उसको लेकर ये सारा मामला था, और उसको लेकर ही मारपीट हुई थी। दूसरा है मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप ने साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। ये बात भी सही है, मद्रास हाईकोर्ट में इसमें इंटरवीन किया है, सीबीआई ने जांच की है, और इस तरह से सबूत जुटाए गए हैं। सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी की गई, गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अंततः न्याय हुआ है, और हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर इस मामले से विश्वास बढ़ा है। एनआईए को जांच दी है। ठीक है, एसआईआर प्रक्रिया जो बंगाल में चल रही है उसको लेकर सवाल है। पहला सवाल है कुल मतदाताओं की संख्या में 12% कमी है। ठीक है, सभी हटाए गए मतदाताओं को चुनाव से पहले राहत मिलना सुनिश्चित नहीं है। सुनवाई होगी या नहीं होगी, उनका नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपका चुनाव हो रहा है, हमारे पास वोट का अधिकार है, लेकिन हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं। तीसरा, सबसे अधिक मतदाता मुर्शिदाबाद में हटाए गए हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर मोइरांग ट्रोंगलायोबी में बम हमला हुआ है। ठीक है, घटनावासी भीड़ ने हमला किया है, राज्य सरकार ने जांच एजेंसी, ठीक है, इंटरनेट प्रतिनिधि। सबरीमाला मामला, पहला, सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीश पीठ सुनवाई कर रही है। ठीक है, केवल हिंदू धर्म तक सीमित है, केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं होगा अब मामला, क्योंकि अब सिर्फ सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का मामला नहीं है। ये मामला अब है कि धर्म के मामलों में, या धार्मिक समुदायों के मामले में, या धार्मिक संस्थाओं के मामले में अपनी जो न्यायपालिका है वो कितना हस्तक्षेप कर सकती है, इसको लेकर भी है। तो यहाँ पर अब धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक मामले तो दूसरे संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं, दूसरे धर्मों से भी जुड़े हुए हैं, तो मामला अब सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। आर्टिकल 25-26 विवाद का केंद्र है। कल्पक्कम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण से जुड़ा हुआ, सही बात है। दूसरा, यह तरल सोडियम को कूलेंट के रूप में यूज करता है, लिक्विड सोडियम कूलेंट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है। तीसरा, इसका उद्देश्य थोरियम आधारित, ठीक है, थोरियम आधारित जो हमारी ऊर्जा व्यवस्था है उसकी तरफ हमें जाना ही है। और चौथा, सीधे वाणिज्यिक संचालन में प्रवेश कर चुका है। तो वाणिज्यिक संचालन में अभी सीधे तौर पर नहीं हुआ है, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन हाँ, क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। छठा सवाल, सतनकुलम मामले का फैसला पुलिस जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस मामले में न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों को निर्णायक माना है। तो ये जो मामला है पुलिस जवाबदेही के लिए बिल्कुल सही माना है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है। सातवां है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह सीमित यूरेनियम संसाधनों की दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। ये बात भी सही है, हमारे पास सीमित यूरेनियम के संसाधन हैं, और उन संसाधनों में हमें अगर इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए करना है, तो ये जो टेक्निक है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्निक, चूंकि इनपुट का जितना इनपुट देते हैं उससे ज़्यादा आउटपुट ये जनरेट करता है, तो ये यूरेनियम के संसाधनों की दक्षता को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। सबरीमाला मामला केवल धार्मिक आस्था का प्रश्न है, संवैधानिक अधिकारों का नहीं। तो यहाँ पर धार्मिक आस्था और संवैधानिक अधिकार, इन दोनों में ही टकराव है, क्योंकि यह मामला समानता और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसका नहीं है, ये गलत है। 9वां, अमेरिका ईरान तनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान ने तेल गैस आपूर्ति को रोकने की चेतावनी दी है। ठीक है, व्हाइट हाउस ने परमाणु हथियारों उपयोग नहीं। खर्ग आइलैंड ईरान का प्रमुख तेल निर्यातक केंद्र है, ये बात भी बिल्कुल सही है। 10वां सवाल, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर से निकले ईंधन का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अधिक प्लूटोनियम उत्पन्न करता है, ये बात भी सही है। और तीसरा सवाल, भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना है। ठीक है। और प्रेशराइज्ड हेवी वाटर तकनीक में सुरक्षा चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां हैं।
मतलब ये वक्त जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक, आखिरी सवाल था। सारी चीज़ें हम यहाँ से देख चुके हैं, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। सतनकुलम जो केस था उसके बारे में भी, कस्टोडियल डेथ वाला। वोटर लिस्ट में कई सारे नाम कटे हैं, कुछ लोग आपत्तियां कर रहे हैं, लेकिन आपत्तियों की सुनवाई इलेक्शन से पहले हो पाती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। मणिपुर में हिंसा फिर से हुई है। सबरीमाला केस विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुनवाई जारी है। ईरान में और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर यूएसए और ईरान में जो विवाद है उसको भी हम देख चुके हैं। और कल्पक्कम का जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट फूड रिएक्टर है उसमें भी हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया है, मैपिंग भी देख चुके हैं, तो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर चुके हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।